शर्मा जी की बेटी। सरल, सुशील और शांत, ये क्वालिटी थी सरस्वती की, जो कि शर्मा जी की बहू थी। क्या है बहू, जब देखो तब किचन में खटर पटर करती रहती हो, लेकिन खाने को कुछ देती ही नहीं। कैसी बात कर रही हो पीयूष की अम्मा? सुबह से 4 कप चाय, 2 बार नाश्ता और इतनी सारी बहू के हाथ की नमकीन तो खा चुकी हो, फिर भी ऐसा बोल रही हो? अरे कुछ तो डरो ऊपर वाले से। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। क्या है सरस्वती, इतनी देर लगती है क्या टिफिन बनाने में? एक काम है घर का तुम्हारे पास, वो भी नहीं कर पाती हो वक्त पर। आपका टिफिन टेबल पर रखा है और नाश्ता भी, बाकी का सामान बेड पर रखा है और अब मैं मंदिर जा रही हूँ। सरस्वती मंदिर चली जाती है। उसके जाने के बाद घर में, यार माँ कैसी गवाह लड़के से शादी करा दिया है। मंदिर, पूजा, किचन और सास ससुर के सिवा इसे कुछ दिखता ही नहीं है कि कैसे खुद को स्मार्ट बनाकर रहना होता है, कैसे लोगों से जुड़ना है, बातें करनी है, ऐश करना है। अरे पैसा बचाओ, और कुछ आता ही नहीं इस लड़की को। जो क्वालिटी तू गलत तरीके से बता रहा है ना, दरअसल एक अच्छी गृहिणी की वही सारी अच्छाई होती है बेटा। घर को चलाना, समाज में इज्जत दिलाना और घर वालों का ख्याल रखना, और चाहिए ही क्यों? अरे क्यों नहीं चाहिए कुछ और? लड़की ऐसी होती है कि घर आए तो पूरा घर बदल कर रख दे, सभी को खुश रखे। लेकिन बहू के अंदर तो ये सारी क्वालिटी है ही नहीं। अरे खुश तो उन्हें रखा जाता है जो खुश रहना जानते हैं। तुम लोगों को तो कोई खुश नहीं कर सकता। पिताजी, अब आप ही लोग सोचिए, क्योंकि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों को बहू के साथ रहना है या मेरे साथ? क्योंकि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं बहू को नहीं छोड़ सकता। उसके मरते पिता को मैंने वादा किया था कि मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगा। तो ठीक है ना माँ, तैयार कर ले अपना सामान, हम दोनों किसी और घर में रहने चलेंगे तेरी नई बहू के साथ। अरे हाँ बेटा, वही ठीक है, लेकिन मैं तेरे पिता के बिना भी तो नहीं रह सकती। तो मेरे बिना रह सकती हो? ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। बेटा वहाँ से चला जाता है, लेकिन सास का दिल नहीं लगता। बहू मंदिर से भी हो आती है और फिर, माँ, पिताजी, खाना लग गया है, खा लीजिए। हाँ, तुझे बस आता ही क्या है, खाना बनाना और खाना खिलाना। अरे सुन, मेरे सारे कपड़े पैक कर दे। क्यों माँ जी, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटे, ये अपने बेटे के साथ रहने जा रही है, लेकिन घबरा मत, तेरा पिता तेरे साथ है। बहू समझ नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर ससुर उसे सारी बात बता देता है। बेटा, ये नई बहू कब आ रही है? मुझसे घर का काम नहीं होता। वैसे भी तेरी पहली निकम्मी बीवी ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। माँ वो बस आने ही वाली है, और हाँ माँ, उसके आगे ना थोड़ा स्टैंडर्ड से रहना, क्योंकि वो थोड़े बड़े घर की लड़की है, उसका एक स्वैग है, स्वैग। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर सी लंबी सी लड़की आती है। हे पीयूष, भागकर कैब से मेरा सामान ले आओ, और हाँ प्लीज एसी ऑन करके जाना। रीमा, ये मेरी माँ है। तुम चाहती थी ना कि मेरी माँ हम लोगों के साथ रहे। हेलो आंटी जी, हम लोग ना जल्दी शादी कर लेंगे, फिर मेरी जैसी टॉप लड़की आपको अच्छी बोलेगी। एक्साइटेड होंगी ना आप? पर नो इश्यू। पीयूष, सामान ले आओ ना, एंड आंटी आप पानी ले आइए प्लीज। माँ को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो बहू के लिए पानी लेकर आती है तो उसका पैर पर्दे में फंस जाता है और वो गिर जाती है। ओहो, पूरा पानी गिरा दिया। कांच का ग्लास क्यों छूती है जब हाथ पैर नहीं चलते? कितनी मुश्किल से मैंने और पीयूष ने ये गृहस्थी बनाने की कोशिश की है। अरे पर तो क्या हो गया, एक गिलास ही तो टूटा है। अपने घर में तो रोज एक तोड़ती हूँ, लेकिन मजाल है सरस्वती कुछ कहे। और हाँ, मैं पानी वानी नहीं पिलाने वाली, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। बहू हो, बहू की तरह रहो, समझी? तभी वहाँ पीयूष आ जाता है, जिसे देख रीमा रोने लगती है। देख लो अपनी माँ को।
गोटी सुना रही है। और अभी तो मैं आई हूँ, थक गई थी, बस पानी क्या मांग लिया। कह रही है बहू हो, बहू की तरह रहो। अरे यार माँ, समझा कर लाया था ना कि कैसे रहना है। माँ ऐसा करोगी तो मैं भी नहीं रख पाऊंगा तुमको हमारे साथ। वैसे भी आप ये समझो कि रीमा ने खुद कहा था कि माँ को साथ रखना। अरे हाँ हाँ बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि मैं घर का सारा काम करूं, बैठे बैठे इस महारानी को खाना पानी दूं। वैसे भी मैं जा रही हूँ, मुझे तो इस लड़की की शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही। मेरी सरस्वती के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। निकलो निकलो यहाँ से। मैंने सोचा था बिना पैसे का नौकर मिल जाएगा, लेकिन नहीं। कुछ लोगों को आदत होती है फ्री की रोटी खाने की। निकलो यहाँ से। बेहोश, धक के मार कर निकालो इस औरत को यहाँ से। अरे ये कैसी बात बोल रही हो रीमा? ये माँ है मेरी। माँ ना थोड़ी जिद्दी है। अरे वाह बेटा वाह, अभी भी तुझे मेरी ही गलती दिख रही है ना? कोई बात नहीं। माँ वापस घर आ जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, वो तो शैतान का नानी है। माँ, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये मेरा मायका है। अब आप लोग मेरे माता पिता। मैं हमेशा यहीं रहकर आप लोगों की सेवा करूंगी। नहीं नहीं बेटा, हम करेंगे तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं देख कर आई हूँ जो हालत है ना पीयूष की, वहाँ नहीं टिकने वाला ज्यादा दिन। ना टिके वो उसकी मर्जी, लेकिन मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है जो उसे कभी भी छोड़ो और कभी भी वापस आ जाओ तो वो तुम्हें अपना ले। अब ज्यादा ही हो रहा है आपका। माना मैंने गलत किया बहू के साथ, लेकिन वो उसका पति है। और फिर कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। माँ, वो भूला आ गया, मुझे माफ कर दो। सरस्वती के जिस गुण को मैं सही नहीं मानता था, दरअसल जीवन को सही तरीके से जीने के लिए वही गुण होने चाहिए। मुझे माफ कर दो सरस्वती। मैं आज के बाद तुम्हें और पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मुझे भी बेटा। बेटा जहन्नुम में भी जाए तो उसके साथ रहने को तैयार हो जाए, वही तो माँ होती है। मुझे माफ कर दो माँ। सुरेश के 2 बेटे थे, भीरू और धीरू। वो अपनी आखिरी वक्त में अपने बिस्तर पर था और उसके दोनों बेटे उसके पास आंखों में आंसू लिए बैठे थे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और धीरू है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ पिताजी, आप बस आराम कीजिए, डॉक्टर अभी आता ही होगा। मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वकील से कहकर अपनी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सुरेश उन्हें छोड़कर चला जाता है। अरे धीरू भाई, मैं तुझसे कहना चाहता था कि मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। अब पिताजी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। पिता के जाने के कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। दोनों भाई अब अपना अपना व्यापार संभाल लेते हैं। दोनों एक ही घर में तो रहते हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रहती। भीरू शुरू से ही लालची था, इसलिए सुरेश ने पहले ही उन दोनों में प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटकर लड़ाई की गुंजाइश खत्म कर दी थी। लेकिन पिताजी के जाने के बाद भीरू का लालच बढ़ने लगा। हाँ हाँ भैया, आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा तो भाई, तू ना मुझे अपनी गाय दे दे। वैसे भी तू पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, भला तू गाय का करेगा क्या? लेकिन इससे मेरी ना बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। आप ले लीजिए मेरी गाय
और उसे बेचकर आप उन रुपयों को अपने व्यापार में लगा लेना। बस फिर क्या था, भीरू अपने लालच की वजह से आए दिन धीरू से किसी न किसी बहाने पैसे या कीमती सामान ऐंठता रहता और बेचारा सीधा सादा धीरू उसकी मदद कर दिया करता। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और दोनों भाई शादी कर लेते हैं। शादी होने के साथ ही अपनी बीवी के कहने पर भीरू अपना हिस्सा अलग कर लेता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अरे साधना, ये देखो, मैंने आज ही एक बड़ी डील साइन की है। ये शहर का सबसे बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। इसके साथ व्यापार करके मेरे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन इसकी बस एक ही शर्त है, अगर इसे हर हफ्ते सामान की पेमेंट नहीं दूंगा तो मुझे इसे जुर्माने के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी होगी। ये तो बड़ी ही चिंता की बात लगती है जी। अरे चिंता कैसी, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। मैं इसे हर हफ्ते पेमेंट भी दूंगा और एडवांस पे ऑर्डर भी, तो फिर चिंता काहे की। पास से गुजर रहा भीरू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फिर, अरे राधा, सुनती हो, उस धीरू ने आज एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ये सुनकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भीरू उसे सारी बात बताता है। तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के गुस्सा करने से क्या होने वाला है? आप तो उस डील की कमजोर कड़ी जानते ही हैं, तो मारिए हथौड़ा। अगले दिन धीरू के घर में चोरी होती है और उसमें उसके वो रुपए भी चले जाते हैं जो धीरू डील के मुताबिक क्लाइंट को देने वाला था। फिर शर्त के हिसाब से धीरू को जुर्माने की रकम देने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और उसका व्यापार भी बंद हो जाता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिसे आप जल्दी से जमा सके और कम पैसों से भी शुरू कर सके। आप फल सब्जियों का व्यापार शुरू कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं कल से ही मंडी जाकर सब जानकारी लेकर आता हूँ। उधर भीरू और राधा धीरू की बर्बादी की खुशियां मनाने में लग जाते हैं और इधर धीरू खूब मेहनत करके फिर से अपनी आर्थिक हालात पटरी पर ले आता है। लेकिन फिर एक दिन, अजी सुनती हो, तुम यहाँ पर उसके बर्बाद होने की गलतफहमी में खुश हुए जा रहे थे और तुम्हारे भाई का फल सब्जियों का व्यापार बड़ा अच्छा चल निकला है। मैं अभी बाजार में उसकी दुकान देख कर आ रही हूँ। अरे भीड़ लगी हुई थी वहां तो फिर जल्दी से अपने खुराफाती दिमाग से कोई आइडिया निकालो इस मुसीबत का। आइडिया तो बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में। अपने भाई से कह के इसके गोदाम में चूहे डलवा दूंगी, फिर देखना नजारा। राधा की चालाकी से धीरू का ये काम भी ठप हो जाता है। अब धीरू और उसकी पत्नी के लिए उधार पर जीने के अलावा कुछ नहीं बचा था। बेचारा ईमानदार धीरू अपने भाई भाभी की चालाकी की वजह से बहुत बुरे दिन काट रहा था। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया साधना। पिताजी का दिया हुआ अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कोई नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा हमारे लिए। और मेरे दिमाग में तो एक अच्छा आइडिया आ भी गया। मैं बचपन से ही अपनी दादी, नानी और माँ को एक खास तरह का अचार बनाती देखती आई हूँ। वो अचार जितना टेस्टी होता है उतना ही उसे बनाना मुश्किल भी, लेकिन एक बार बन जाने पर वो जल्दी खराब भी नहीं होता जी। वो अचार सिर्फ हमारे ही गांव में बनता था, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मैं सोचती हूँ वही अचार बनाने का काम हम शुरू करें तो। मैं बनाया करूँगी और आप उसे मार्केट में बेच आया करना। साधना, तुम्हारी बातों से मेरे मन में उम्मीद जाग उठी है, लेकिन ये सब काम शुरू करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? ए जी, मेरी ये कंगन किस दिन काम आएंगी? आप इन्हें गिरवी रखवा लो और जब पैसे आ जाए तो इन्हें छुड़वा लेना। साधना बाजार जाकर अचार बनाने का सामान लेकर आती है। फिर घर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अचार बनाती है और धीरू उस अचार को पैक करने में साधना की मदद करता है और अगले दिन बाजार में बेच भी आता है।
शुरू में सिर्फ 10 बोतल अचार ही बन पाता है, लेकिन उसे बेचकर हुए मुनाफे से अचार की बोतलें 10 से 50 और फिर 1000 और 10,000 हो जाती है। अब धीरू को अपने काम में मदद के लिए कुछ लोगों को भी काम पे रखना पड़ता है, लेकिन अचार अब भी साधना ही बनाती है और अपनी रेसिपी का सीक्रेट बनाए रखती है। अब देखते ही देखते धीरू साधना ब्रांड अचार आसपास के कई शहरों में मशहूर हो जाता है और धीरू के दिन एक बार फिर बदलते हैं। धीरू के पास अब भीरू से दुगना बड़ा घर, गाड़ी, धन, अचार की कई फैक्ट्रीज और नौकर चाकर होते हैं। धीरू की इतनी तरक्की देखकर भीरू और राधा बुरी तरह से जल भुन जाते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। सुनिए जी, मैं ना कहती थी कि आप हिम्मत रखिए, एक दिन भगवान हमारे रास्ते जरूर खोल देगा। और देखिए जी, आज हम कहां से कहां आ गए। ये सब तुम्हारे फौलाद जैसे मजबूत मन की वजह से हो पाया है साधना, वरना एक समय मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। तुमने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि बिजनेस में मेरा साथ भी दिया। जहां एक तरफ धीरू और साधना अपनी मेहनत और हौसले से बहुत तरक्की कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ भीरू और राधा के लालच और धोखेबाजी की वजह से वो इनकम टैक्स वालों की नजरों में आ चुके थे। भीरू के एक घर पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है और भीरू को काला धन जमा करने के आरोप में जेल जाना पड़ता है।